ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आपका मेरे इस चैनल आचार्य निखिल दत्याल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मैदिनी ज्योतिष यानी कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है और इसका विषय है मंगल का गोचर। मंगल यानी कि मार्स 16 जनवरी को राशि बदलकर उच्च की अवस्था में आ रहे हैं और इसका हमारे देश पर एट मंडेन लेवल और दुनिया पर एट मंडेन लेवल क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसकी हम विवेचना करेंगे। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, अगर मेरे आप मंडेन एस्ट्रोलॉजी के, ठीक है मैं बहुत नहीं डाल पाता, लेकिन अगर आपने रेगुलर वीडियोस फॉलो किए हो तो उसमें आपने देखा होगा कि कई भविष्यवाणियाँ सत्य हुई हैं। मैंने रशिया में सुनामी आ सकती है इसकी भविष्यवाणी करी थी, मेरे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद भी कई भविष्यवाणियां हैं, वो किसी बड़ी हस्ती का जाना हो, पिछला जो सूर्य ग्रहण हो, आपने देखा बॉलीवुड में कई बड़ी हस्तियों का जाना हुआ, और भी कई वीडियोस हैं। इसके बनाने का केवल औचित्य यही है कि ये समझाना कि हाँ भाई, ज्योतिष का मैदनी लेवल पर यानी कि मंडेन लेवल पर भी इम्पैक्ट बहुत रहता है। मंगल की जब हम बात करते हैं मैदिनी ज्योतिष में यानी कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, तो मंगल कई चीज़ों के कारक बन जाते हैं। एक्सप्लोजन, वॉल्केनिक इरप्शन, टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन, वॉर्स। वॉर का अगर कोई ग्रह सबसे बड़ा कारक है तो मंगल ही है। और अधिकतम आप देखेंगे जब कोई वॉर स्टार्ट होती है तो वो मंगल के गोचर के आसपास या कुछ गोचर में ऐसा प्रभाव बनता है कि मंगल इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा एक्सप्लोजन्स, जैसे मैंने कहा, कोई बड़ी दुर्घटना, बहुत सडन रेनफॉल, बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़, बहुत चीज़ों का संबंध मंगल के गोचर से होता है और या मंगल से होता है। तो यहाँ पे मंगल राशि बदल रहे हैं। इवन बड़ी कैलेमिटीज़, लैंडस्लाइड्स वगैरह, भूकंप में भी मंगल का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि मंगल का जो गोचर हो रहा है, पहले हम इंडिया की बात करेंगे कि भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, और फिर हम दुनिया की बात करेंगे कि दुनिया पर इस मंगल के गोचर का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। शुरू करते हैं कि भारत पर क्या क्या प्रभाव रहेगा। जैसा मैं हर बार बताता हूं कि जब हम भारत की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, तो वृषभ लग्न की कुंडली से देखा जाता है। वैसे पहले मकर लग्न बताया गया है, लेकिन जब हम स्वतंत्र, क्योंकि हम अखंड भारत की पहले बात करते थे, वारामी राधी जी ने मकर लग्न बताया है, लेकिन हम स्वतंत्र भारत की जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय पर जो कुंडली बनी थी उसके अनुसार वृषभ लग्न की कुंडली है। तो स्वतंत्र भारत की हम जो कुंडली की बात करते हैं तो वृषभ लग्न से ही देखते हैं। तो शुरू करते हैं भविष्यवाणियों से। शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जो कि है फॉरेन रिलेशन। नवम भाव फॉरेन रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सप्तम भाव भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि नवम भाव डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉरेन या बाकी कंट्रीज से हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं उस पर बहुत इसका इम्पैक्ट रहता है। अब क्योंकि यहाँ पे मंगल है, बुध है, बहुत ग्रहों का प्रभाव है, तो यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि हमारे कुछ कंट्रीज से मिसकम्युनिकेशन हो सकती है एट सम लेवल। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम कई कंट्रीज के साथ हमारी आ सकती है, और ये ज़्यादा जो इशू है ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज से ज़्यादा रहेगा। बाकी भी कुछ कंट्रीज से हो सकता है कि कोई मतभेद हो जाए किसी चीज़ पर यहाँ पे क्योंकि मंगल इन्वॉल्व है और ये सारे ग्रह तीसरे घर को देख रहे हैं। मैदिनी ज्योतिष में तीसरा भाव हमारा हमारे नेबर्स को दिखाता है। वैसे भी तीसरा भाव नॉर्मल ज्योतिष में भी नेबर्स दिखाता है। जब हम मैदिनी ज्योतिष की भी बात करते हैं तो हमारा तीसरा भाव हमारा नेबर्स दिखाता है। कभी भारत की कुंडली देखिएगा, जो लोग कहते हैं ना कि कुंडली कहाँ से बना लेते हैं, कई लोग अपने मन की बातें करते हैं कि मैं भारत की भी कोई कुंडली होती, जब ज्ञान नहीं तो ऐसी ही बातें करते हैं लोग। उसमें देखिए भारत की कुंडली में तीसरे भाव में सारे ग्रह बैठे हैं, मतलब कि कई ग्रह बैठे हैं। इसलिए आज तक हम अपने नेबर से कितने परेशान हैं। बांग्लादेश हो गया, ऑब्वियसली पाकिस्तान तो है ही, चाइना, अब तो थोड़ा ठीक है, एक टाइम आया था जब पिछली गवर्नमेंट थी तो इवन म्यांमार भी हमें आंखें दिखाने लग गया था।
और इवन जो बाकी मालदीव्स आदि है वहाँ से भी प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गई थी। तो इसलिए हमें हमेशा ही नेबर्स से प्रॉब्लम रही है, पर हम बदल नहीं सकते। तो यहाँ पे क्योंकि मंगल इन्वॉल्व है, तो मंगल क्या है? लैंड। तो ज़मीन का जहाँ पे विवाद है, जैसे चाइना कहीं पे मानता है कि ये हमारी ज़मीन है, हम बोलते हैं हमारी है, तो ऑब्वियसली हमारी ही है, तो वहाँ पे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। ये सेम चीज़ बांग्लादेश में भी कई एरिया पे है और पाकिस्तान में भी है। तो कुछ नेबरिंग कंट्रीज से हमारे ज़मीन को लेकर और मिसकम्युनिकेशन के कारण कई मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। पर एक चीज़ अवश्य दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रह हैं, हो सकता है कई नई कंट्रीज़, आसपास की कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई और छोटी कंट्रीज़, मे बी अफ्रीका की, मे बी यूरोप की, वो इंडिया के साथ अपने नए डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एक नए अंदाज में शुरू करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमिक पावर है वो तो बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आजकल कुछ कंट्री जो हमें दबाने की कोशिश कर रही है, उनका मेन यही एजेंडा है कि जो बढ़ती हुई इकोनॉमिक पावर है उसको दबाया जाए। कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि इंडिया आगे बढ़े, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया पहले क्या था, पहले भी हमेशा ही, और इतने वर्षों इतने जो बाहरी लोग हैं उनके आने के बाद हम उसके बाद भी हम आज उस पोजीशन पे पहुँचे हैं। तो कोई भी नहीं चाहता कि इंडिया आगे बढ़े, इसीलिए कई कंट्रीज से आप देखेंगे आजकल हमारे मतभेद चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, कई छोटी कंट्रीज, कई नई कंट्रीज इंडिया के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को ठीक करने का प्रयत्न करेंगी। चलते हैं दूसरी भविष्यवाणी की तरफ, जो बहुत अच्छी नहीं दिख रही। ईश्वर करे सत्य ना हो, लेकिन चांसेस बन रहे हैं। धार्मिक स्थल पर दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना, कि करीब 45 दिन का कालखंड है, इसके बीच में भी ग्रहण आदि भी लग रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि ना किसी धार्मिक स्थल पर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए। इसमें प्राकृतिक दुर्घटना भी दिखती है, क्योंकि चौथे घर के स्वामी यहाँ पे है सूर्य, क्योंकि मंगल यहाँ पे है, तो लैंडस्लाइड्स वगैरह भी यहाँ पे प्रतीत होती है। क्यों मैं रिलीजियस प्लेस कह रहा हूँ? क्योंकि नवम भाव जो है वो धार्मिक स्थल दिखाता है। जब हम मैदानी ज्योतिष की बात करते हैं तो नवम भाव रिलीजियस प्लेसेस दिखाता है। तो बहुत चांसेस हैं कि आने वाले इस 1-1.5 महीने के अंदर किसी धार्मिक स्थल पर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए। और जब भी हम चौथे घर का संबंध ले आते हैं ना, अब यहाँ पे चौथे घर भी है, 12वां घर भी है और छठे घर के स्वामी शुक्र भी है। जब चौथा घर आ गया ना, यानी कि बड़े लेवल पर नुकसान हो सकता है उसका, इन टर्म्स ऑफ लाइव्स और इन टर्म्स ऑफ जो प्रॉपर्टी है। तो किसी रिलीजियस प्लेस पर कोई बड़ी दुर्घटना का योग बनता है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने लिखवाया नहीं है, लेकिन ये कभी कभी अंकित करता है कि नवम में मंगल है और कुछ ऐसे योग बन रहा है कि 12वें घर के स्वामी छठे घर के स्वामी हैं। कभी कभी किसी बड़े धर्मगुरु की या कोई व्यक्ति जो धर्म से संबंधित है वो भी किसी दुर्घटना का शिकार, या उन पर कोई आत्मघाती हमला भी हो सकता है। तो ये एरिया भी है जहाँ पर हमें कुछ ऐसे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं तीसरी भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है फॉरेन ट्रेड। नवम भाव फॉरेन ट्रेड के लिए भी देखा जाता है। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया का ना फॉरेन ट्रेड या फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड बढ़ेगा, पर ये नई कंट्रीज़ होंगी। जो हम ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे ना इंडिया खुद पहल करेगा कई और छोटी कंट्रीज़ के साथ अपना फॉरेन ट्रेड बढ़ाने का, और उसमें सफलता भी मिलेगी। एक लीडर की तरह इंडिया उभर के आएगा फॉर स्मॉलर कंट्रीज़। अभी रिसेंटली हमारे यूएसए आदि से तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अब वो एक व्यक्ति विशेष के कारण ही ज़्यादा लग रहा है कि वो उनका आखिरी टर्म है, उसके बाद वो फिर नहीं आने वाले, क्योंकि यूएसए की पॉलिसीज़ ही ऐसी हैं। तो वो बहुत कुछ कर रहे हैं, इंडिया पे प्रेशर भी बनाया जा रहा है टू एंटर आवर एग्रीकल्चरल फील्ड और जो सेक्टर है उसमें, जो ऑब्वियसली हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी वेकअप कॉल आया है कि हमें अपने फॉरेन ट्रेड को और कंट्रीज तक लेके जाना चाहिए। और यहाँ पे दिख भी रहा है कि इंडिया एक लीडर की तरह उभरेगा फॉर स्मॉलर कंट्रीज़। और कई, जैसे मैंने रिलेशनशिप की भी बात करी थी,
कई छोटी कंट्रीज़ और कई नई कंट्रीज़ इंडिया के साथ अपने ट्रेड को डेवलप करने की कोशिश करेंगे और उसके रिजल्ट भी बहुत जल्दी दिखेंगे। ये सब होता हुआ आपको अगले 1.5 महीने में बहुत हद तक दिख जाएगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पे प्रतीत होती है। चलते हैं चौथी भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है अंतर्राज्यीय एयरलाइंस में प्रॉब्लम। नवम भाव जो इंटरस्टेट या इंडियन जो एयरलाइंस होती है स्टेट टू स्टेट, उसके बारे में भी दर्शाता है। अब यहाँ पे क्योंकि मंगल हैं और बहुत सारे ग्रह हैं, तो इसमें 2-3 एरियाज मुझे दिख रहे हैं कि हो सकता है किसी एयरलाइन में स्ट्राइक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, कि एम्प्लॉयज़ के कारण या कुछ और कारण से स्ट्राइक जैसी प्रॉब्लम आ जाए। दूसरा, हमें देखने को मिलेगा कि कई एयरलाइंस में या कई क्राफ्ट्स जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ सकती है, कुछ तकनीकी कारणों के कारण और कुछ डिफ़ॉल्ट के कारण। ईश्वर करे कि दुर्घटना ना हो, मुझे नहीं लग रहा कि दुर्घटना के बहुत योग हैं, लेकिन हाँ, एयरलाइंस, इंटरस्टेट एयरलाइंस में स्ट्राइक जैसे चांसेस, और जैसा मैंने कहा ना कि कई टेक्निकल डिफ़ॉल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, कि आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी कि एक एयरलाइन ने टेक ऑफ किया, फिर अचानक से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तो मैंने कहा मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना इस टाइम पे होगी, ईश्वर करे बिल्कुल ना हो, लेकिन ये प्रॉब्लम स्ट्राइक की और एयरलाइंस या एयरक्राफ्ट में डिफ़ॉल्ट की हमें कुछ टाइम यहाँ पे सुनने को मिल सकती है। और कभी कभी ये भी हो सकता है पूरा फंक्शनिंग का जो एक फ्लो है ना, वो एयरलाइन सेक्टर का, एविएशन सेक्टर का थोड़ा सा बिगड़ जाए। कुछ ले ऑफ्स भी हो सकते हैं एयरलाइन सेक्टर में अचानक से, पर वो बहुत बड़े स्तर पर नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ, कुछ एयरलाइंस में यहाँ पे ले ऑफ्स भी हो सकते हैं। चलते हैं 5वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है जुडिशरी, न्याय तंत्र। नवम भाव जुडिशरी का भी होता है जो मैदानी ज्योतिष में। यहाँ पे क्योंकि नवम भाव है और यहाँ पे मंगल आ गए, तो हो सकता है हमारे जुडिशरी के द्वारा हाई कोर्ट्स हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के द्वारा भी पारित एक न्याय, एक कोई भी रूलिंग अगर आती है हाई कोर्ट से, तो वो भी लॉ बन जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था कि अगर हाई कोर्ट, आप देखें कभी भी जब वकील एडवोकेट्स एक दूसरे से बहस करते हैं या जो भी आर्गुमेंट्स होती है या रिटन पिटिशंस होती हैं, तो उसमें हाई कोर्ट की जजमेंट या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की उसमें ये ऐसा ऐसा लिखा था, तो वो एक प्रकार का लॉ ही बन जाता है। इतनी पावर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के पास है हमारे देश में। तो यहाँ पे क्योंकि मंगल है, तो यहाँ पे बहुत चांसेस है कि लैंड को लेकर, वर्किंग कंडीशंस को, मैन पावर को लेकर, ह्यूमन कंडीशन जो होती हैं जब जैसे काम करते हैं लोग, उसको लेकर, ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर कोई बहुत बड़ा, या एग्रीकल्चरल सेक्टर को लेकर कोई बहुत बड़ी रूलिंग या कोई बहुत बड़ा डिसीजन यहाँ पर आ सकता है। इसके साथ ही बहुत चांसेस है कि रिलीजन को लेकर भी कोई बहुत बड़ी रूलिंग, यहाँ पर रिलीजियस टॉपिक को लेकर कोई बहुत बड़ी रूलिंग आ सकती है। और कभी कभी क्या होता है, हमारे जो कोर्ट्स हैं वो संज्ञान खुद लेते हैं किसी टॉपिक का, जैसे रिसेंटली कुछ टॉपिक्स पे हुआ था, तो ऐसा लगता है कि कोई संज्ञान लेकर बड़ा कोई संशोधन या कोई बड़ा रूलिंग जुडिशरी के द्वारा भी हमारे कंट्री में पास हो सकती है, जो बड़े स्तर पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। चलते हैं 6ठी भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है वॉर लाइक सिचुएशन, युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। मंगल वॉर के कारक हैं। अब यहाँ से क्या है कि मंगल उच्च के हो गए, मंगल लग्नेश के साथ बैठे हैं, यानी कि शुक्र के साथ। मंगल सप्तमेश है, सप्तम भाव भी वॉर और हमारे जो ओपोनेंट्स है उसको दिखाता है, और ये सारे ही ग्रह तीसरे घर को देख रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था। तो तीसरा भाव क्या है, नेबर। तो ऑब्वियसली हमारे एक नेबर से तो हमारी प्रॉब्लम चलती ही रहती है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि वॉर जैसी सिचुएशन उत्पन्न होगी, बल्कि वॉर होगी ऐसा नहीं दिख रहा, लेकिन वॉर जैसी सिचुएशन कई बार एस्केलेट हो सकती है, यानी कि इन्फिल्ट्रेशन बहुत होगी। आपको इन्फिल्ट्रेशन की न्यूज़ आएगी, ऑब्वियसली कई चीज़ें सामने नहीं भी आ पाती, लेकिन कुछ ना कुछ सुनाई दे जाएगा, क्योंकि मंगल ही इन्फिल्ट्रेशन के कारक हैं। हैवी आर्टिलरी जो फायरिंग होती है दोनों साइड से वो दिखेगी, और छुटपुट ऐसी घटनाएं जो बॉर्डर्स हैं उस पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये स्पेशली पाकिस्तान के साइड से मुझे लग रहा है कि इस प्रकार की सिचुएशन, मैं फिर से कहूँगा मुझे अभी वॉर नहीं दिख रही,
लेकिन वॉर लाइक सिचुएशन उत्पन्न होगी जहाँ पे उकसाया जाएगा नेबर्स के द्वारा। अच्छा, हो सकता है थोड़ा बहुत ये हमें बांग्लादेश से भी दिख जाए उकसाने वाली बात, पर ज़्यादा इसके चांसेस मुझे पाकिस्तान से ही दिख रहे कि वहाँ से हैवी प्रोवोकेशन हो सकता है जिसका जवाब हमारे साइड से भी दिया जाएगा। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो अवश्य हमें फिर आगे चलकर नुकसान दे सकती है। चलते हैं 7वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है धार्मिक स्थलों पर हमला। फिर से नवम भाव की हम बात करें, धार्मिक स्थल मैंने बताया था पहले, वहाँ पे मैंने दुर्घटना की बात करी थी। यहाँ पे मंगल का क्योंकि प्रभाव है, तो यहाँ पे कोई आतंकवादी गतिविधि, कोई आतंकवादी हमारे रिलीजियस प्लेसेस पर, धार्मिक स्थल जो हैं हमारे, उन पर भी अटैक करने की कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बहुत हाई चांसेस हैं। जैसे मैंने कहा 16 जनवरी से 23 फरवरी, इस पीरियड के बीच में ग्रहण भी लग रहा है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती हुई दिख रही है कि रिलीजियस प्लेसेस पर कोई आतंकवादी घटना भी करने की कोशिश की जा सकती है। तो थोड़ा यहाँ पे सचेत रहना चाहिए। अब चलते हैं 8वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है धार्मिक झगड़े, रिलीजियस फाइट्स। पुनः नवम भाव धर्म का है, धार्मिक चीज़ों का है। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि आने वाले 1.5-2 महीने में हमें धार्मिक दंगे भी हमारे देश में देखने को मिले। धर्म पे आधारित कुछ दंगे, वेंडलिज्म, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य इन्वॉल्व है। ऑब्वियसली पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा, जो अधिकतम होता भी है, और क्योंकि यहाँ पे 12वें घर के स्वामी मंगल है, यानी कि विदेश से फंडिंग भी इसमें आ सकती है। आज भी हमारे देश में कई ऐसी जो रिसेंटली कुछ 5-6 सालों में चीज़ें हुई हैं, बाद में यही पता चला कि फंडिंग विदेश से आ रही है। वो अलग अलग प्रकार की किट हो, विदेश से फंडिंग हो। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि इंडिया आगे बढ़े, तो इंडिया को किस चीज़ में लड़ाए रखो? इन सब चीज़ों में लड़ाए रखो। तो यहाँ पे बहुत चांसेस है कि एक अनरेस्ट रहेगा। आप देखेंगे कोई छुटपुट घटना धार्मिक चीज़ों को लेकर हो सकती है। छुटपुट तो नहीं, ऐसा हो सकता है कुछ बड़ी दुर्घटना भी यहाँ पे धर्म को लेकर, धार्मिक चीज़ों को लेकर। हमारा देश है ही बहुत संवेदनशील, जहाँ इतने धर्म हैं। ऑब्वियसली जब इतने धर्म एक साथ रहते हैं तो एक सद्भावना की स्थिति आइडियली होनी चाहिए, लेकिन जब उसमें पॉलिटिक्स, जब उसमें एक्सट्रीमिज्म जुड़ जाता है तो फिर चीज़ें बिगड़ती हैं। जो यहाँ पे दिख रहा है, धर्म को लेकर, धार्मिक चीज़ों को लेकर, विद पॉलिटिकल मोटिवेशन, विद फॉरेन फंडिंग, और ये नवम भाव भी है, तो इसमें हो सकता है कि कुछ रिलीजन के साथ साथ कुछ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका भी इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट हो जाए। जो रिसेंटली हमने देखा था, मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी सूर्य, रिसेंटली भी टाइम हो गया, जो लास्ट सूर्य ग्रहण था, मैंने कहा था कि उसमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उसका उपयोग होगा, और हुआ भी वही। अगर आपको याद हो, जो अभी एक बम फटा था दिल्ली में, तो उसमें उसके जो तार जोड़े गए वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ही जोड़े गए थे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही प्रतीत होता है, लेकिन ये थोड़ा सा, क्योंकि मंगल यहाँ पे प्रभावित हो गए, उच्च के हो गए, तो थोड़ा सा ज़्यादा कष्टकारी है, दिख रहा है। अब बात करते हैं वेदर। यहाँ पे देखिए मंगल की युति बुध से हो रही है, और बुध जो है ना, वेदर में चेंजेस के कारक उनको माना गया है। जब भी आप कभी भी देखिए, मैं कहा ना ज्योतिष ऑब्जर्वेशन का खेल है। अगर आपको देखना है ना, देखिए जिस दिन बुध राशि बदल रहे हैं, इवन बुध का तो मैं वैसे बहुत ज़्यादा नक्षत्रों में नहीं जाता, कारण है उसका, लेकिन बुध का जब नक्षत्र परिवर्तन भी होता है ना, और राशि परिवर्तन भी, आप देखिए कि मौसम में बदलाव आता है। यहाँ पे मंगल भी साथ में है। मंगल के बारे में क्या कहा गया है कि मैदानी ज्योतिष में, कि जब मंगल राशि बदलते हैं उसके आसपास रेनफॉल, अगर कुछ ऐसे योग बन जाते हैं तो हैवी रेनफॉल हो सकता है। ये बृहद संहिता में मेरे हिसाब से है, या पराशर संहिता में था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मुझे रूल याद है। और इसके साथ ही वेदर के लिए ना कई चीज़ों का उपयोग होता है। उसमें एक होता है, उसको हम कहते हैं सप्तनाड़ी। उसमें देखा जाता है कि जब राशि परिवर्तन हो रहा है तो ग्रह किस नाड़ी में है, उसमें नीर और कई प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं। तो इस समय जब
राशि परिवर्तन मंगल का हो रहा है, मैंने कहा ना मंगल का जब राशि परिवर्तन होता है तो हैवी रेनफॉल होता है अगर साथ में कुछ योग इस प्रकार के बन रहे हैं। यहाँ पे मंगल, शुक्र, सूर्य और बुध सारे ही ये 4 ग्रह उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में होंगे जो नीर नाड़ी बनती है यानी कि जल से संबंधित। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हैवी रेनफॉल कई एरियाज में देखने को मिल सकता है, जिसके कारण मौसम बहुत अटपटा सा हो सकता है। सर्दियाँ चल रही हैं, इसमें रेनफॉल बहुत ज़्यादा होना कभी कभी बहुत दुर्घटनाएं भी करवाता है। मैंने इस पे मैंने कूर्म चक्र लगा के देखा और 2-3 जो चक्र होते हैं उनको लगा के देखा, तो मेरे हिसाब से नॉर्दर्न साइड में ही नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट जो हमारा देश है यहाँ पे ही बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल और एक अजीब सा मौसम आपको देखने को मिलेगा अगले 45 दिन में। अब बात करते हैं भूकंप की। भूकंप के कारक है मंगल, और वैसे भूकंप के कम से कम 15 सूत्र हैं जो काम करते हैं। मैं यहाँ पे भी एक सूत्र बताऊंगा जो बहुत बहुत रेलेवेंट है और मैंने खुद कई बार देखा है कि उस प्रकार की घटनाएं होती हैं। लेकिन भूकंप के लिए चौथा भाव, मंगल, ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो सूत्र है ये के.एन. राव साहब के द्वारा, मुझे ये नहीं पता उन्होंने कहाँ से दिया, पर उनके ही द्वारा मैंने सीखा है। तो उन्होंने ये बताया था, उन्होंने भी ऑब्वियसली कहीं से सीखा होगा, मुझे उसका सोर्स नहीं पता, लेकिन ये कई जगह पे काम करता है। अगर 1, 4, 7, 10 यानी कि मूवेबल साइंस, इनमें अगर अधिकतम ग्रह हो और वो भी स्टार्टिंग डिग्रीज में, तो बड़ा भूकंप आने की संभावना बन जाती है। और अगर इसमें लग्नेश भी इन्वॉल्व हो, शुक्र, और चतुर्थेश भी इन्वॉल्व हो, लैंडस्लाइड्स और ज़मीन से बहुत पीपल एट लार्ज से संबंध रखता है, तो संभावना बहुत बढ़ जाती है। अभी क्या है, मंगल जब राशि बदलेंगे 16 तारीख को, तो मंगल तो ऑब्वियसली 0 डिग्री समथिंग पे होंगे। अधिकतम बाकी ग्रह, बुध मेरे ख्याल से 3 पे होंगे, सूर्य ने भी अभी राशि बदली होगी तो सूर्य भी 2 या 3 डिग्री पे होंगे, शुक्र आई थिंक 6 डिग्री के आसपास होंगे। यानी कि सारे जो ग्रह हैं वो मकर राशि जो मूवेबल साइन है उसके स्टार्टिंग डिग्री में ही है। तो ये एक संभावना बन जाती है कि एक बड़ा भूकंप आ सकता है। या तो ये 16 तारीख के 3-4 दिन के अंदर ही आ जाएगा, या फिर ये भूकंप जैसे पूर्णिमा अगली जो पड़ रही है 1 फरवरी को उसके आसपास, या फिर जो ग्रहण पड़ेगा 17 फरवरी को उसके आसपास आएगा। लेकिन एक बड़ा भूकंप यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से 16-17 जनवरी से शायद फरवरी के शुरुआती भाग में ही एक बड़ा भूकंप आएगा। अब इसमें हमेशा पिन पॉइंटिंग कि कहाँ पे पड़ता है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं कभी कभी ना थोड़ा सा ऐसा देखकर दुख भी होता है कि एक ज्योतिष ने अगर बता दिया कि भाई भूकंप आ सकता है इन दिनों में, और अगर आ जाता है तो लोग बोलते हैं ये बताइए एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा। इतने पैसे खर्च करके हर जगह पर आज तक लगाए हैं, आज तक कोई नहीं बता पाया कि पिन पॉइंट करके कहाँ से आ सकता है। लेकिन एक ज्योतिष एक आइडिया भी देता है ना कि भाई इस पीरियड में आ सकता है और मे बी इस एरिया में आ सकता है, तो भी आप एग्जैक्टली बताइए कहाँ पे आएगा। मतलब कि हम तो फ्री में भी सब कुछ बता रहे हैं, सब कुछ इतने मेहनत करके, और जो लोग इतने पैसे देकर इतने सदियों से लगे हुए हैं कि आज तक बता दें कि भूकंप कहाँ पे आने वाला है, उनको कोई कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन ज्योतिष के पीछे तो ऐसे पड़ जाते हैं ना। कई ज्योतिषियों ने महामारी से पहले बोला था 2020 में कि बहुत बुरा साल है, कई ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, वो लोगों ने नहीं देखा। बोलते हैं कि पहले क्यों नहीं बताता कोरोना आएगा। अरे भैया, एक चीज़ बोल दी कि महामारी आ सकती है, पंचांगों में लिखा हुआ था कि 2020 में महामारी जैसी स्थिति आ सकती है। एक ज्योतिष एक आपको मार्गदर्शन दे सकता है, एक आइडिया दे सकता है। तो क्योंकि मेरे को एक कमेंट किसी ने बोला कि आप एग्जैक्टली बताइए, ये बताइए कहाँ पे आएगा। मैं कहा अजीब सी बात है, मतलब कि हम इतना एग्जैक्टली आपको बता रहे हैं कि इस पीरियड में आ सकता है और भूकंप आया भी था, उसके बाद हमें ये सुनने को मिलता है कि आप एग्जैक्टली दिन और एग्जैक्टली जगह बता के दिखाइए तब माने। ठीक है भैया, आप अगर ऐसा है तो आप हमें हायर कर लीजिए, हम भी अपना सारा काम छोड़कर बैठ जाते हैं, हम आपको दिन भी बता देंगे, और सरकार से भी हमें तो सारे डाटा दिलवा दीजिए। तो ठीक है, आप कह नहीं सकते, निंदा करना तो सबसे ईजी काम है दुनिया में। तो खैर टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे चांसेस जैसे मैंने कहा कि बहुत हाई बन रहे हैं एक बड़े भूकंप के, और कहाँ पे हो सकता है ये मैंने कहा ये एक ऐसी चीज़ है कि एग्जैक्टली बताना थोड़ा मुश्किल है। अभी तक ऐसा कोई
एग्जैक्टली आया नहीं है। अब जैसे मैंने रशिया में भूकंप आया था, मैंने सुनामी की भी कहा था, तो मुझे लग रहा था, एक मैंने कुछ कैलकुलेशन की थी, पर जरूरी नहीं कि हर बार सही हो, लेकिन जो मेरी कैलकुलेशन है, मैंने कूर्म चक्र और संगटा राशि चक्र, बल्कि संगटा नक्षत्र चक्र एक आता है, उसको मैंने यूज़ किया है। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में ही दिख रहा है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड के एरिया में मुझे ज़्यादा संभावना दिख रही है कि भूकंप आ सकता है। अब बात करते हैं 10वीं भविष्यवाणी की, जो कि है रेल दुर्घटना। तीसरा भाव रेल के लिए देखा जाता है, जो ट्रेन ज़्यादा होती है। अब क्योंकि ये सारे ग्रह इंक्लूडिंग मंगल, इंक्लूडिंग 12वां भाव, इंक्लूडिंग छठा भाव के स्वामी, ये सारे तीसरे घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत संभावना है कि कोई रेल दुर्घटना भी हमें इन 45 दिनों में देखने को मिल सकती है। हो सकता है कोई ट्रेन डिरेल हो जाए, ट्रैक से हट जाए, और कोई रेल से संबंधित दुर्घटना भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मंगल का जब प्रभाव इस प्रकार से होता है तो कई जगह पे दुर्घटनाएं होती हैं, तो यहाँ पे एक संभावना बन रही है कि कोई रेलवे से संबंधित दुर्घटना भी हमें आने वाले 1 से 1.5 या 2 महीनों में देखने को मिल सकती है। मैं फिर से कहूँगा, ईश्वर करे ना हो, लेकिन योग उस प्रकार का अवश्य बन रहा है। अब बात करते हैं 11वीं भविष्यवाणी की, जो कि है तकनीकी क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि। ये सारे ग्रह तीसरे घर को देख रहे हैं। मंगल अपने आप में अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग आदि के कारक बन जाते हैं, मशीनरी के कारक बन जाते हैं। तीसरा भाव आईटी, कम्युनिकेशन, इनसे संबंधित एरिया है, तो बहुत चांसेस हैं कि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, मशीनरी के क्षेत्र में हमारे देश के द्वारा कोई बहुत बड़ी उपलब्धि या कुछ बहुत बड़ा हम सामने लेकर आ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हमें तकनीकी क्षेत्र में दिख सकती है, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारे देश के लिए। तो ये कुछ भविष्यवाणियाँ थी जो हमें हमारे देश के स्तर पर प्रभावित करेंगी। अब दुनिया के स्तर पर देख लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि विश्वव्यापी, पूरे दुनिया पर वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट मंगल के गोचर का क्या पड़ सकता है। जब भी हम दुनिया की बात करते हैं तो हम काल पुरुष की कुंडली लगाते हैं, जो कि मेष लग्न की होती है। सबसे पहली बात, मंगल 10वें घर में आ रहे हैं और बहुत पावरफुल हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे उच्च के भी हैं और काल पुरुष की कुंडली में दिग्बली भी है। तो क्या होगा ना कि कई जो कंट्रीज हैं वो दूसरी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करेंगी, बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग करने की कोशिश करेंगी। ये हमें इस 45 से 60 दिन में देखने को मिलेगा। दूसरा, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, क्योंकि मंगल इनके कारक हैं, जो भी ये होते हैं ना, असला बारूद और ये मशीन गन और जो भी ये सब चीज़ें होती हैं, आर्टिलरीज और जो वॉर के इक्विपमेंट्स होते हैं, वॉर की जो चीज़ें होती हैं, उस पे बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिला। कई कंट्रीज़ बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदेंगी, कई कंट्रीज़ मिसाइल्स, कई कंट्रीज़ टैंक्स, कई कंट्रीज़ फाइटर जेट्स, बहुत ज़्यादा परचेज इसका आपको देखने को मिलेगा। कई कंट्रीज़ छोटी कंट्रीज़ को, जैसे मैंने कहा, ओवर पावरिंग करेंगी, और कई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा ना बहुत ल्यूनेटिक्स से डिसीजन लिए जाएंगे, मतलब कि एकदम स्तब्ध कर देने वाले, स्पेशली जो पावरफुल कंट्रीज हैं। हाँ, 10वें भाव में असैसिनेशन भी दिखाया जाता है। इस चैनल पे तो मेरे वीडियो नहीं है, लेकिन जापान के पहले प्रधानमंत्री रहे थे, मैंने कहा था कि किसी बड़े लीडर की का असैसिनेशन हो सकता है। मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। वो भी मंगल का, आई थिंक पहले जब लास्ट टाइम उच्च के हुए थे, उससे पहले 2-3 साल हो गए हैं, मैंने कहा था कि किसी बड़े वर्ल्ड लीडर का असैसिनेशन हो सकता है, और वहाँ पे हुआ भी था। लेकिन इस चैनल पे नहीं है, वो मेरे दूसरे चैनल पे होगी वीडियो, और बहुत पुरानी है, कभी समय मिला तो मैं कहीं पे डालने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे भी एक बड़े वर्ल्ड लीडर का असैसिनेशन दिख रहा है, या एटलीस्ट अटेम्प्ट यहाँ पर हो सकता है। और जैसे मैंने कहा ना कि कई बड़े जो लीडर्स हैं ना बड़ी कंट्रीज के, वो अपने आप को, वो कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि आने वाली जनरेशन उनका नाम याद करें, और लेकिन इसमें जो डिसीजन वो लेंगे कोई बहुत पॉजिटिव नहीं होगा। वो मे बी कोई बहुत बड़ा अटैक हो सकता है, बहुत बड़ा किसी कंट्री को एक्सप्लॉइट करना हो सकता है। तो ये चीज़ें वर्ल्ड स्तर पर बहुत दिख रही हैं। और हाँ, वॉर लाइक सिचुएशन कई कंट्रीज़ के बीच में रहेगी, क्योंकि मंगल वॉर के कारक हैं, उच्च के हो रहे हैं, लग्न को देखेंगे। कई कंट्रीज़ के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन जहाँ चल रही है ऑलरेडी,
हम कब की बात करें कि रशिया और यूक्रेन की स्टार्ट हुई थी, 2000 आई थिंक 22 में स्टार्ट हुई थी, 22 में ही शायद स्टार्ट, और आज 26 में हम बैठे हैं, अब तक उनकी नहीं ख़त्म हुई। अभी पीछे ईरान और वहाँ पे इज़राइल आदि की भी रही थी। तो वहाँ पे भी जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वहाँ पे वॉर हो सकती है, मतलब कंट्री का भी नाम मिल गया था। तो यहाँ पे फिर से इस 45 दिन 2 महीने के कालखंड में ना आपको वॉर लाइक सिचुएशन कई कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिल सकती है। और इसका क्या प्रभाव रहेगा? चौथा भाव जो है वो प्राकृतिक घटनाओं का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कई जगह पे प्राकृतिक घटनाएं बड़े स्तर पर आएंगी कंट्रीज़ में। अब यहाँ पे अगर मैं कंट्रीज़ का नाम लूँ तो मेरे हिसाब से यूरोप की साइड में और यूएस से कनाडा साइड में ज़्यादा दिख रहा है। इवन रशिया के भी कुछ पार्ट्स में ऐसी चीज़ें बहुत हो सकती हैं। ज्वालामुखी, कोई बहुत बड़ा ज्वालामुखी फट सकता है। लास्ट टाइम भी जब मंगल नीच के हुए थे, अब मुझे याद नहीं किसमें बोला था, मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि एक ज्वालामुखी का विस्फोट होगा, और आई थिंक इंडोनेशिया या कहीं पे एक ज्वालामुखी उस टाइम पे फटा था। और यहाँ पे भी ऐसी संभावना है कि आने वाले 45 दिन में आपको कोई ज्वालामुखी इरप्ट होता हुआ दिख सकता है। वेदर कंडीशन बहुत ख़राब रहेंगी। आप देखेंगे कई जगह पर जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, अचानक से बारिश या अचानक से ठंड पड़ने लग जाए, या कुछ ऐसी स्थितियाँ, बहुत अनइवन सा वेदर पूरे दुनिया में आने वाले 45-50 दिन तक रहने वाला है। और बहुत बड़े फ्लड्स, पिछले साल इंडिया की हम बात करते हैं, मैंने कहा था, मैंने जल प्रलय का वीडियो बनाया था। अब मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन अधिकतम न्यूमरोलॉजिस्ट जो थे ना, उन्होंने बोला कि ये अग्नि का साल है, क्योंकि मंगल का साल है, आग ही आग हर जगह। और हुआ क्या कि हर जगह पे, हर सारी जगहों पे जल प्रलय था। मैंने वीडियोस पे बनाई थी कि इंडिया में जल प्रलय की स्थिति होगी। कई लोग, और वो जाता हुआ मानसून का टाइम था, मैंने जब वीडियो बनाई थी, कई लोगों ने बोला अब कहाँ से हो जाएगा, और देखिए उसके बाद कितना बारिश के कारण हमारे देश में प्रॉब्लम आई थी। तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड आपको बड़े बड़े फ्लड्स देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ जो मुझे दिख रही है कि ना, पैट्रियटिज्म बहुत रहेगा, उसके कारण डिस्क्रिमिनेशन बहुत रहेगी, स्पेशली इंडियंस के साथ ये होगा। बाकी लोगों के साथ भी होगा, लेकिन मैं तो इंडियन हूँ, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा कि जो इंडियंस विदेश में रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए पैट्रियटिज्म में भी उस प्रकार से ही सामने आए कि वो आपसे, या जो भी फॉरेनर्स हैं जो वहाँ पे रहते हैं, इवन देखिए आपको वहाँ का पीआर वगैरह भी मिल गया तो आप हमेशा फॉरेनर ही रहेंगे, सत्यता है। तो डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ पैट्रियटिज्म भी देखने को मिलेगा। तो ये प्रभाव होगा मेरे हिसाब से मंगल का दुनिया पर और देश पर आने वाले टाइम में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो उपयोगी होगी, काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।